हाँ, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो पहले पहले मोटा-मोटा मैं दोहरा देता हूँ इसको कि जैसे ही आप चार्जर लगाते हो, ठीक है, सारे सीक्वेंस आपको मैंने बताया कि चार्जर लगा के चेक करने हैं। तो एक अभी कल का सवाल था, सबसे पहले उसका जवाब दे दूं। मैंने कल थोड़ा सा रिसर्च किया, तो जो बैटरी लगाने से आपका वी बस स्टेबल हो जाता है, वहाँ एक VTH REF की लाइन होती है, जो कि आपकी बैटरी कनेक्टर से जो है डिवाइडर सर्किट से फीडबैक आता है इस पावर आईसी में। तो जो है मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि जिन हैंडसेट में वो लगाने से, कहने का मतलब स्टेबल हो जाता है, तो पावर आईसी के बूट सीक्वेंस में उसको भी शामिल किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे वो मैंडेटरी नहीं रखा गया। वो सीपीयू की कोडिंग के हिसाब से होता है कि सीपीयू तभी वॉच डॉग देगा इस पावर आईसी को जब वो VTH REF की लाइन पे जो है वोल्टेज आएगा, लॉजिक रहेगा, तब ये आपकी पावर आईसी के बूट सीक्वेंस में है ऐसा। तो वो जो है आपका बक वोल्टेज स्टेबल होगा। पहले तो आपकी उस वाली बात का जवाब है। अभी मैं बता दूं कि जब आप चार्जर लगाते हो, सारे बूट सीक्वेंस अगर आपको चेक करने हैं और आपका जो है बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आ रहा है, तो फिर आप एक बार बैटरी लगा के जरूर चेक कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो विदाउट बैटरी, या फिर आप चार्जर और बैटरी दोनों को इंस्टॉल इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हो। तो ये सबसे सही तरीका रहेगा। आप बैटरी भी लगा लो, चार्जर भी लगा लो एक टाइम के लिए, और दोनों चेक कर लो। तो जब आप चार्जर लगाओगे, तो मैंने बताया था कि आपकी पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर हो जाएगी, और जैसे ट्रिगर होगी उसके सीक्वेंस बनना चालू हो जाएंगे। उसके जो वोल्टेजेस हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जो चेन सिस्टम बना हुआ है 1 2 3 4 5 करके, 20 स्टेप है टोटल, तो वो एक एक करके बनने चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप चार्जर लगाओ, तो चार्जर लगाने के बाद क्या क्या आपको चेक करना है, पावर की का देखो, वहां पे मैंने वीपीएच बताया था। तो पहले फर्स्ट स्टेप में आप वीपीएच नोट करते जाना, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, बाद में वीडियो में नहीं ऑप्शन आ रहा है, मुझे कल ही पता चला। ना आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डर वहां पे चला सकते हो। तो अभी जो स्क्रीनशॉट लेने हैं, जो भी लिखना है, आप लिखते जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको जो मैंने बताया था, जो कैप होते हैं उन पे आपको क्या करना है, वीपीएच का वोल्टेज यानी विशिष्ट वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। और ये 3.7 से लेकर के 4.2 होना चाहिए, और फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत अगर आ रहा है, तो आप बैटरी को जैसे इंस्टॉल करोगे बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। अगर तब भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको पीछे इस साइड में चार्जिंग सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे सारी चीजें ओके मिल रही हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वीपीएच चेक कर लिया, फिर स्टेप 2 पे आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पावर की का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। पावर की का वोल्टेज लाइक वीपीएच आपका या लाइक वी सिस्टम वोल्टेज होगा, जितना वहां पे वो बनेगा उतना ही लगभग आपका ये भी बनेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, उस पे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बताया था कि इतना बनेगा, यहाँ पे तो इतना बन रहा है। ठीक, एक तो वो हो गया सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में मैंने बताया कि VREF वोल्टेज रेफरेंस आपका बनेगा 1.1, ये एक कैप पे बनता है। जब भी आप चेक करोगे, मैंने बताया अभी सबसे लास्ट में, जब हमारी ये क्लास इसकी पावर आईसी की एंड होगी, तो फिर मैं एक क्लास रखूंगा आपकी कि आप कैसे, जिनका स्कीमेटिक नहीं है, उनके उन हैंडसेटों को खाली बिट मैप का यूज करके और दूसरे का स्कीमेटिक यूज करके कैसे आप इन चीजों को ढूंढ पाओगे। जैसे ओप्पो का A15 आपने बताया था, A5 यस, ये सारे मॉडल जो है मैं लेके आपको चेक कराऊंगा कि कैसे कैसे वहां पे आप ढूंढ सकते हो। फिर VDIG का वोल्टेज, जो कि चार्जर लगाने से ही बनता है, तो इसको आपको 1.8 यहाँ पे चेक कर लेना है। अब ये 1.8 जो है इसलिए बनता है ताकि आगे आपके क्रिस्टल को वोल्टेज मिल सके। उसके बाद में VRTC, लगभग लगभग सारी चीजें क्रिस्टल को इनेबल करने के लिए और एलडीओज को इनेबल करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। एक बग कंट्रोल सेक्शन है, फिर आपका वहां पे जो है बग कंट्रोल है, फिर आपका एलडीओ सेक्शन है, फिर आपका कोडेक सेक्शन है। तो ये सारे तीन टाइप के वोल्टेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग सेक्शन में जाके उन सेक्शन को ऑन कर सके पावर आईसी के। तो VRTC का 2.8 ये भी बनना चाहिए। अगर आपका आगे के कंट्रोल में कोई भी वोल्टेज नहीं यूज कर रही है पावर आईसी, तो आप पीछे वापस आके यहाँ पे चेक भी कीजिएगा शॉर्टिंग। अच्छा, एक चीज को दिमाग में एक फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना कि जिस चीज का वोल्टेज ना बने, अगर आप हॉट टेस्टिंग में बैठे हुए हो
और आपका जो है वीपीएच में या वी सिस्टम वोल्टेज आपका अगर नहीं बन रहा है भाई साहब, तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ की शॉर्टिंग चेक करना। ये नहीं बन रहा तो यहाँ की शॉर्टिंग, ये नहीं बन रहा है तो यहाँ की शॉर्टिंग, और ये नहीं बन रहा है तो यहाँ की शॉर्टिंग। आप जहाँ पे काम करते हो टीआरसी एरिया, वहां पे एक लिस्ट बना के रखो, चेक लिस्ट, कि क्या आपने वी सिस्टम चेक किया, क्या आपने वी आर ई एफ चेक किया, क्या आपने वी आर टी सी चेक किया। आप डीआईजी को ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज चेक की जाए। सबसे पहले आप वी सिस्टम स्टेप 1 में चेक कर लो, स्टेप 2 में वी आर टी सी चेक कर लो। दो चेक किए तो पीछे के सब बन रहे हैं, फिर इसका मतलब है, ठीक है। अगर मैंने बहुत बार देखा कि वीआरटीसी का ये वाला कैप जो है वो शॉर्ट कर जाता है, जब शॉर्ट कर जाएगा तो चेन ब्रेक हो जाएगी, आगे का कोई भी सीक्वेंस आपका नहीं बनने वाला। तो फॉल्ट यहीं पे है आपका, फिर आप आगे परेशान मत हो, ये आईसी निकालो लगाओ। इसलिए जब भी कुछ ना बने तो आप शॉर्टिंग को स्टेप बाय स्टेप चेक भी करते जाओ, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं इन लाइनों पे। आपने चेक किया कि जो है वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो फिर मल्टीमीटर उठाओ, यहाँ की शॉर्टिंग, यहाँ की शॉर्टिंग, वीआरएफ की और वीआरटीसी की, इन सब की शॉर्टिंग चेक कर डालो। फिर आपको VXO 2.2, क्योंकि ये भी क्रिस्टल के लिए बनता है, ये बनता तो किसी एक टैप पे बन जाता है, लेकिन इंटरनली निकल के आपके यहाँ तक पहुंचता है, आपके क्रिस्टल के 1 नंबर पिन पे, ठीक है। अब VXO 2.2 चेक कर लिया, तो 7 नंबर पे मैंने क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए कहा है, लेकिन आपके पास डीएसओ नहीं है, तो उसका दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया है कि आपको एक साइड पे 2.2 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए, दूसरे में 0.6। अच्छा, जिधर से 0.6 बना रहा है उसी के साथ में आपका 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जाएगी, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो डीएसओ नहीं है तो फिर आप वोल्टेज चेक करके या जीआर चेक करके काम चला सकते हो, जीआर भी चेक करो प्लस वोल्टेज भी चेक करो, ये बन रहा है तो फिर लगभग लगभग आप 90% श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टल अपना काम कर रहा है। हो सकता है कि वोल्टेज बने लेकिन फ्रीक्वेंसी बूस्ट होके यहाँ से आउट ना हो या प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ना बन रही हो, तो इसके लिए फिर मजबूरी है, आपको डीएसओ पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद के प्रोसेस पे कि उसके आगे क्या बनता है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। अब आते हैं बक कंट्रोल पे। एक चीज और बता दूं कि ये अगर आपका, अब आगे बढ़ते हैं तभी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से बहुत सारे सीक्वेंस बनते हैं उसके बाद का, और 7 नंबर तक हमने फॉलो किया। अब उसके आगे आते हैं तो सबसे पहला वोल्टेज एक इनका बनता है बक कंट्रोल का, सबसे पहला वोल्टेज VS1, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई 1, इसको बोलते हैं 2.05, और एक नाम इसका क्वालकॉम चिपसेट में लिखा जाता है HLDO, हायर लो ड्रॉप आउट, इसका मतलब होता है, लेकिन आप इतनी कोडिंग को समझना जरूरी नहीं है, आप खाली HLDO इसको हायर एलडीओ बोलो, ठीक है। ये 2.05, ये बक कॉइल का सबसे बड़ा वोल्टेज। जितनी बक कॉइल होती है इसके पास 5 बक कॉइल लगी हुई है। मैं आपको मदरबोर्ड पे क्लियरली दिखा दूं इस चीज को कि कितनी बक कॉइल लगी है, ठीक है। और कितने पे वोल्टेज बनेंगे, कब बनेंगे, ठीक है, और किसके लिए बनेंगे, इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लेना। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है, अगर आप पावर आईसी का कुछ नहीं जानते थे तो अगर लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो जिस क्वाइल की बात अभी मैं कर रहा था वो वाली क्वाइल अगर आपके पास स्कीमेटिक है तो आप एक बार में ढूंढ पाओगे, वहां पे सर्च किया और फाइंड कर लिया। लेकिन स्कीमेटिक नहीं है तो एक छोटी छोटी सी ट्रिक है कि आपके पावर आईसी का जो नोजकट होता है, आप हर हैंडसेट में लगभग लगभग चेक करना, मैं 95% श्योर रहूंगा हमेशा कि जहां पर आपकी पावर आईसी का नोज कट रहेगा और जिधर मीडिया स्पेक का एम रहेगा उसी साइड में ऐसे एरो बना लो। अभी कॉपी में मैं इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि आप नोट बनाते जाओ, एरो बनाओगे और एरो के साइड में जिधर ये पहली क्वाइल मिले यही आपकी हायर एलडीओ है, यही आपकी VS1 है, और इसी पे आपका VS1, और इस पे वोल्टेज बनने वाले हैं 2.01 वोल्ट, ठीक है भाई। इसको नोट कर लेना आप कि जहां पे मीडिया टेक का, आपका मीडिया टेक का क्या है, नोजकट है, और मीडिया टेक का एम है, जहां पे इस आईसी का नोजकट है और इस आईसी का एम लिखा हुआ है, उसी के साइड में, एम के साइड में और नोजकट के अपोजिट साइड में, नोट कर लो इस बात को, नोजकट के अपोजिट साइड में रहेगा
और मीडियाटेक के एम के साइड में रहेगा जो पहला कॉइल आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आप स्कीमेटिक बार बार आपको नहीं उठाना पड़ेगा, आप तुरंत उठाओ। जैसे पावर आईसी देखी, नोज कट देख लिया और आपने ये मीडियाटेक का एम देख लिया, उसी के साइड में आपको जो पहली कॉइल मिलेगी उसी कॉइल पे आपका VS1 हायर एलडीओ और इसका वोल्टेज नोट करो, वोल्टेज है 2.01। ठीक है, ये आपको स्टेबल मिलना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं है तो प्रॉब्लम है, अगर वोल्टेज नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो अब क्या है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, स्टेबल है तो ठीक है, अगर वोल्टेज स्टेबल नहीं है तो अब दूसरा प्रोसेस है। लेकिन अगर वोल्टेज ही नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस कॉइल पे, तो कॉइल के यहाँ से इसका स्विचिंग हो करके इस आईसी के इस कॉइल के इस साइड में स्विचिंग होगी और दूसरी साइड से वोल्टेज आउट होगा। ठीक है, दूसरी साइड से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे एक कैप भी हमेशा एक या दो कैप जुड़े होंगे इससे। ठीक है, तो एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक शायद यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस जगह पे। तो किसी एक कैप पे जब भी आप वोल्टेज चेक करोगे तो ये श्योर हो जाओ कि इस कॉइल के नीचे आपको प्रॉप्स जो है, आपकी प्रॉप्स जो है उसको नहीं इंसर्ट करना है, इसके नीचे इंसर्ट करने की कोशिश मत करो, हमेशा यहाँ पे चेक करो कैप पे। अब 9A है तो हमेशा इस कैप को नोटिस कर लेना, लेकिन अदर हैंडसेट है वहां पे कभी कभी दो कैप ऐसे करके साइड में लगे होते हैं, दो कैप। ठीक है, आप एक कैप पे वोल्टेज चेक कर लो, अगर वोल्टेज मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो भाई साहब यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करनी है आपको। सबसे पहला अगर वोल्टेज नहीं है तो तुरंत मल्टीमीटर को बजर रेंज में डालो या जीआर मोड में डालो और चार्जर को हटा दो, बैटरी को हटा दो और उसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लो। अगर शॉर्टिंग मिल रही है तो मैंने कल आपको बताया था कि एक 1R का रजिस्टर अगर शॉर्टिंग मिल रही है तो फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा इस कॉइल को रिमूव कर दो, इस कॉइल को रिमूव करो और देखो कि शॉर्टिंग इस साइड में आ रही है या इस साइड में आ रही है। इस कॉइल को रिमूव करना है, नोट करते जाओ। ठीक है, अगर शॉर्टिंग मिल रही है शॉर्टिंग तो आपको कॉइल को निकाल देना है VS1 वाली और देखना है कि उसकी आउटपुट साइड में शॉर्टिंग है या आईसी के साइड में, जो साइड आईसी के साइड है उस पे शॉर्टिंग है। अगर आईसी के साइड में है तो आपको पावर आईसी को निकालना पड़ेगा। अब ये तो है कि जैसे ही 90% है ये चीज कि अगर आप पावर आईसी निकाल दोगे तो ये शॉर्टिंग आपकी रिमूव हो जाएगी। फिर आपके दिमाग में आया क्या रिवॉल्व करके चला सकता हूँ, तो कतई नहीं चला सकते हो। इस पे मैं 100% श्योर हूँ कि कतई आप रिवॉल्व करके इस आईसी को चला ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर का जो है बक कंट्रोल का पहला वोल्टेज के जो बनता है VS1 वो लाइन आपकी शॉर्ट हो चुकी है और उसका रीजन है ये 1R का रजिस्टर। ठीक है, और ये 1R का रजिस्टर किधर मिलेगा, आप जब भी ये आईसी लगी होगी तो नोज कट के साइड में ज्यादातर मिलता है और इससे जुड़ा हुआ एक ये जो छोटा गैप है, ये दोनों भाई भाई साथ में ही लगे हुए मिलेंगे। जहां देखोगे ये दोनों भाई भाई साथ में लगे हुए मिलेंगे, इनकी जोड़ी है, आप ध्यान देना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लाइन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसको नोट डाउन करो कि 1R का रजिस्टर अगर ये खराब हुआ तो सीधा इसको उड़ाएगा, इस लाइन को VS1 को सीधा खराब कर देगा और पावर आईसी एक बार में समाप्त, एंड हो गई, इसका द एंड हो गया, अंतिम संस्कार करना है आपको। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब ये पहला बक कंट्रोल का पहला वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज क्या होता है, ये वोल्टेज पावर आईसी बनाती है इस साइड से और इस साइड से बना करके अपने अंदर इन कर लेती है। इस चीज को अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि आपके सामने थोड़ा सा साफ साफ दिखे कि पावर आईसी खुद ये वोल्टेज बनाती है पहला VS1 2.01 हायर एलडीओ बोल लो इसको। ठीक है, यही वोल्टेज क्वालकॉम चिपसेट में बनता है तो वहां पे उसको हायर एलडीओ बोलते हैं। मीडियाटेक में जहां जहां लिखा होगा वहां पे VS1 लिखा होगा। तो इस साइड से आउट करके ये पावर आईसी अपने अंदर इन करती है, प्लस ये वोल्टेज आगे भी जाता है, आगे भी चला जाता है, यहीं से आउट होकर के ये दूसरी जगह भी जाता है। कहाँ जाता है अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज पावर आईसी बनाती है और अपने कुछ बॉल पे ले जाके इन कर देती है। क्यों करती है उसको भी आगे बताऊंगा, अभी खाली ये समझो कि पहला वोल्टेज VS1 बना
इन 5 कॉइल में 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो स्लाइड पे आते हैं, और ये आपका पहला वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल गया VS1। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखना, मैंने जो बताया कि एक कैप तो लगा ही लगा रहेगा। दूसरी जगह चेक करोगे तो हो सकता है ये यहाँ पे 2 कैप लगे हुए मिल जाए ऐसे सिचुएशन में। तो आपको कॉइल के नीचे जो है प्रॉप इंसर्ट नहीं करना है, आपको हमेशा क्या करना है कि आपको वहां पे साथ में लगे कैप पे वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या आपको देखने को मिलेगा, रुक जा भाई, ये इपिक पेन बड़ी दिक्कत कर देता है। ठीक है, आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। हम्म अब देखना, यहाँ पे जो मैंने बताया था, जब VS1 बनेगा तो ये वापस जाके देखो, ये लाइन आपको दिख रही है, एक E14 नंबर बॉल पे, एक C17 नंबर बॉल पे जाएगी। अब ये क्यों जाएगी, जब आगे का टॉपिक समझेंगे तो वहां पे समझेंगे। जैसे ही VS1 बनेगा उसके तुरंत बाद आपका दूसरा वोल्टेज एक VS रैम अदर्स, ठीक है, बूट सीक्वेंस का एक हिस्सा है, और ये बाहर जाके 2 कैप होते हैं उन पे टच करेगा, और सीधा इंटरनली पैड टू पैड आपके सीपीयू के अंदर चला जाएगा। तो इसको आप स्कीमेटिक से इस नाम को नोट कर लेना, VS रैम अदर्स, पूरा पूरा यही लिखा रहेगा, VS रैम अदर्स, इतना। ठीक है, इसको मार्क कर दिया है, और इसका वोल्टेज होता है 0.8 वोल्ट। ठीक है, ये आपके सीपीयू के लिए एक इंटरनली वोल्टेज जाती है, लाइन जाती है। खाली आप इसको अगर चेक करना है तो बाहर कहीं इसका कैप लगा हुआ होगा। अभी मैं स्कीमेटिक में सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के दिखाऊंगा, आप खाली नोट डाउन करते जाओ। ये वोल्टेज आपका सीपीयू के अंदर जाएगा, और इसका वोल्टेज होता है 0.8 वोल्ट। अब यहाँ पे आपके काम की चीज, सपोज करो कि आपका ये कैप शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये कैप शॉर्ट हो गया, तो जब कैप शॉर्ट हो जाएगा तो सीधा आपका VS1 बनना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर पे चेक करोगे, अगर यहाँ पे पावर आईसी आपकी खराब है, तो आपके मल्टीमीटर पे एक वोल्टेज यही देखने को मिलेगा VS1 पे। लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ गई तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे ध्यान से समझना, बनने की कोशिश होगी, वो बनेगा, फ्लैक्चुएट करेगा, वो क्या करेगा, 0.30 से लेकर के 0.40, इतना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा आपके मल्टीमीटर पे, वो मिलेगा 100%। ठीक है, आप क्या करना, किसी हैंडसेट को उठाना, एक जंपर कर देना, यहाँ पे जंपर कर देना, तुरंत VS1 का वोल्टेज गायब हो जाएगा। अगर आपके पावर आईसी के बूट सीक्वेंस की किसी भी लाइन पे शॉर्टिंग आ जाती है, तो आपकी पावर आईसी के VS1 पे हमेशा 0.3 वोल्ट के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, काफी लोग तो ये समझते हैं कि ये कोई वोल्टेज है ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये वोल्टेज जो बनता है वो फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। वो 3 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 0.30 की बात कर रहा हूँ आपका। वही वोल्टेज पूरा, मतलब ये आधा वोल्ट भी नहीं होता है, समझ जाना इस चीज को। तो अगर ये वोल्टेज बनने की कोशिश हो रही है वहां पे, लेकिन वोल्टेज बन नहीं पा रहा है, तो आपको एक लॉजिक लगाना है कि हो सकता है VS1 के बाद जिन जिन जगह पे ये लाइन बनती है वहां वहां पे शॉर्टिंग भी हो सकती है, या फिर किसी जो इसके बाद के जो एलडीओ हैं जो कि सीपीयू को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उनमें कोई एक ऐसा एलडीओ है जो कि अपना काम सही से नहीं कर रहा है, उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तब भी ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि अगर आपके VS1 पे, अभी फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लक्चुएशन तो वो पूरा 2.01 जाएगा, फिर एक ही कुछ सेकंड के अंदर ये पूरा 00 तक जाएगा, मतलब घटता जाएगा, धीरे से घटेगा, फिर तुरंत एक सेकंड में ये फिर 2.01 आएगा, और फिर गायब हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं आना और जाना, कहने का मतलब है अप डाउन या फ्लक्चुएशन, आप कुछ भी बोलो अपनी भाषा में, उसको वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 0.00 है तो ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है पावर आईसी आपकी, लेकिन
2.30 वोल्ट अगर आपको मिल रहा है तो ये अपना काम कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। इसके साथ किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, वो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एक अगला एलडीओ है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ अभी, तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो चेन बनी हुई है, जो सीढ़ी बनी हुई है कि नीचे से 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 6 बनेगा। तो जो 6 बनेगा, ठीक है, जब ये नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए ये हो गया आपका VS1 और अगर उसके बाद आगे की लाइन ये जो है 7 नंबर वाली, अगर इस पे कोई भी कैप शॉर्ट या ये लाइन शॉर्ट कर दी गई तो आपका ये बनने की कोशिश करेगा, बार बार बनेगा लेकिन ड्रॉप कर जाएगा, बनेगा ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन बनेगा कितना? फिर वही चीज 0.30 वोल्ट। आप चेक कर लेना, 1000% टेस्टेड है जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये चेक कर करके आया हूँ, शॉर्ट कर करके देखा है मैंने कि इनके शॉर्ट करने से क्या फर्क पड़ सकता है, इसके शॉर्ट करने से क्या फर्क पड़ सकता है, ये आईसी निकाल लो तो क्या आएगा, ये आईसी लगा दो फिर क्या आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं टेस्ट करके आया हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल खुद किया है, आपको दिखा नहीं पाया हूँ, बस सबसे बड़ी समस्या ये, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। लगभग लगभग पावर आईसी को मैं पूरा समझा के जाऊंगा, बाकी भले कुछ छूट जाए। तो VS1, फिर उसके बाद VS रैम अदर्स। तो अब आप यहाँ पे VS1 पे वोल्टेज ना बनने के रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन किया, उस पर ध्यान देना। इसके बाद इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, आप एक 5 दिन में पढ़ पाओ, 6 दिन में पढ़ पाओ, लेकिन आराम से समझो, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सीक्वेंस में एक लाइन और बनती है और ये बनती है वी कोर, 0.8 वोल्ट इसका होता है और ये डायरेक्टली आपके सीपीयू को जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉइल लगी हुई है और ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, अभी मैं सब आपको नोट कराऊंगा। ये डेड बूट के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आपका हैंडसेट डेड आता है तो ये सारे वोल्टेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। आगे एलडीओ पढ़ाएंगे तो उस पर मैं सब बताऊंगा कि ये लाइन किसके लिए बनी है, लेकिन ये डेड के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, पावर आईसी का सारा फंक्शन समझाऊंगा आपको। तो आपको जो कंट्रोल बक कंट्रोल है उसमें जितनी बक कॉइल है उन बक कॉइल में बीच बीच में दूसरे वोल्टेज भी बनते हैं। तो जैसे पहला हुआ VS1, फिर हुआ VS रैम अदर्स 0.8 वोल्ट और आपका फिर तीसरा वोल्टेज बनेगा V कोर वोल्टेज। एक साइड में स्विचिंग होगी, इन 4 बॉल से जुड़ी होगी ये कॉइल और दूसरी साइड में आपका यहाँ से आउटपुट होकर के और यहाँ पे चला जाएगा ये वोल्टेज, ठीक है। इसको बोलते हैं V कोर और 0.8 वोल्ट इसका डिफॉल्ट वोल्टेज होता है भाई साहब। लेकिन ये शुरू कहाँ से होता है, 0.55 से लेकर के आपका 1.1 वोल्ट तक चला जा सकता है, डेटा शीट पे भी लिखा हुआ है, आप चेक करोगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो ये वही पढ़ा रहा हूँ जो लिखा गया है, ठीक है, स्कीमेटिक में नहीं है, डेटा शीट में लिखा है। वहां पे ये लिखा है कि मिनिमम जो होगा वो इतना होगा, अगर इतना भी मिल रहा है आपके डेड फोन में तो कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा 1.1 वोल्ट तक। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो डिफॉल्ट वोल्टेज भी वहां पे बताया गया कि ज्यादातर जो डिफॉल्ट होता है वो होगा 0.8 वोल्ट। तो आपको नोट डाउन करके रखना है इसको कि 0.8 मिले, ठीक है। अगर मिल रहा है तो सही है, 0.55 से 1.1 वोल्टेज मिल रहा है तब भी सही है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज को समझ लेना। ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। वी कोर ये आपका तीसरा। अब उसके बाद बक क्वाइल पे ही आपका एक दूसरा वोल्टेज बनेगा जिसे वी मॉडम बोलते हैं और ये वोल्टेज जो है डायरेक्टली आपके सीपीयू को जाता है। अब यहाँ पे मैंने बॉल भी मेंशन की है कि सीपीयू के कितने बॉल पे आपका जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे VS रैम अदर्स की एक ही बॉल है, ठीक है। बाकी जो है वी मॉडम के लिए इतनी बॉल का यूज किया गया, आपका सीपीयू है जो इतने सारे बॉल हैं उसमें से इतने बॉल जो है इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, इतनी जगह को इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वी कोर ने, वी मॉडम ने। तो ये आपकी बक क्वाइल, 5 बक क्वाइल में से तीसरी बक क्वाइल जो है उसका नाम है वी मॉडम। सेम मिनिमम वोल्टेज 0.55 टू मैक्सिमम 1.1 वोल्ट और डिफॉल्ट वोल्टेज है 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो आप 0.8 को पकड़ के चलना है। 5 बक क्वाइल में से 2 बक क्वाइल हैं जिन पे अभी मैंने बताया है कि 0.8 है, एक बक क्वाइल जो है वहां पे आपका VS1 का हायर एलडीओ बोलो, VS1 बोलो, 2.05 या 2.01 ऐसे वोल्टेज आपको देखने को
मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं VS2। अभी एक दो कॉइल बची हुई है, ठीक है, दो कॉइल आपकी बची है, अभी परेशान मत होइए। अभी बूट सीक्वेंस का पहले तो मैं आपको इतना बता दूं, जितना इतना स्कीमेटिक में लिखा हुआ है, स्कीमेटिक में कैसे ढूंढोगे इस चीज को, इस वहां पे ये समझ लो। दूसरा, फिर उसके बाद आते हैं अगली लाइन, अगले वोल्टेज, अगले बक कंट्रोल की तरफ, VS2। ठीक है, इसको समझते हैं। बाद में पढ़ाया है VS1 से लेकर के VS1, VS रैम अदर्स और आपका V मॉडम और V कोर, चार चीजें आपको ट्रैक करवाता हूँ। और यहाँ पे आपकी डेटा शीट पे एक नजर डाल लो। ठीक है, यहाँ पे बूट सीक्वेंस है तो यहाँ पे काफी जगह इस चीज को हाइड कर देते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ चीजें छुपाता नहीं हूँ कि भाई आप भी टीचर कहीं बन ना जाओ टीचर, तो ऐसा नहीं है। जिस चीज के लिए फी पे की है उतना जो मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए VS1, अभी सीक्वेंस में VS1 से चालू किया ना हमने आज। VS1 है, फिर VS रैम अदर्स का बनेगा, फिर V कोर का बनेगा और फिर मॉडम का बनेगा। उसके बाद के सीक्वेंस है, इनको बताता हूँ। तो VS1 आप यहीं से सीधा VS1 को कॉपी कर लो। अगर डेटा शीट खोल, अगर आप चला पा रहे हो तो इस बूट सीक्वेंस को खोलना और फिर ढूंढते जाना। VS1 इसको कॉपी किया, सीधा गए स्कीमेटिक पे, स्कीमेटिक पे जा करके पेस्ट कर दो। ऐसे ही ढूंढ सकते हो। VS1 पेस्ट किया, देखो आपके सामने खुल गया VS1। अब ये VS1 का इधर इन हुआ था, इसके लिए दो लाइनें आई थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और नेगेटिव में कौन थी? आपकी ग्राउंड थी। पॉजिटिव में कौन था? आपका V सिस्टम वाला वोल्टेज, जिसमें हम VPS बोलते हैं। तो एक साइड से कॉइल लगी हुई है PL505। अब इस कॉइल को अगर आप चेक करोगे यहाँ पे लेआउट में, देखना लेआउट में, तो ये वाली कॉइल मिलेगी PL505, जिसको मैंने बताया कि नोज कट के इस साइड में हमेशा मिलेगी। तो इस कॉइल पे आपका वोल्टेज बनेगा 2.0105, जो भी आप नोट कर रहे हो इतना ही लगभग आता है, अगर पावर आईसी ओके है तो। ठीक है, तो दूसरी साइड से ये वोल्टेज आउट करेगा। देखिए यहाँ पे इसका आउट है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे एक VS1 फीडबैक लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, हर जगह आएगा जाएगा। ये फीडबैक ये है कि जैसे ये वोल्टेज पावर आईसी बनाती है तो उसको रिप्लाई भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये पावर आईसी बना रही, इस बॉल से स्विचिंग कराई और फिर यहाँ से आउट हुआ। आउट होने के बाद ये वोल्टेज क्या करेगा, इस लाइन से आगे जहां भी है, जहां तक जाएगा, जहां तक इसकी डिलीवरी है, मान लीजिए कोई लाइन है आपकी, वो किसी आईसी तक डिलीवर की गई, उसके बाद क्या होता है कि वापसी वोल्टेज की लाइन इसी पावर आईसी में जुड़ जाती है एक बॉल पे। और ये क्यों जोड़ी जाती है ये वापस में, क्योंकि यहाँ वहां पे जगह कम थी ना, तो मैंने नहीं बताया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना उचित समझा। तो जब ये वोल्टेज की लाइन VS1 मान लीजिए बन गया, ठीक ठाक बना, सही है, तो वापस में फीडबैक की लाइन आएगी। और वो फीडबैक की लाइन आती है तो ये लिखा है VS1 फीडबैक। पावर आईसी को बताएगा कि जो चीज आपने बनाई है वो आपका ये मिला है। आपने जो दाल बनाई है ना, जिसमें नमक डाल दिया जाता, तो आप भी चखो, आप भी चखो कि कितना नमक उसमें डाला है। ठीक है, ये चीज भी आपको एकदम देसी भाषा में समझा दिया, देहाती में, कि जो चीज आपने बनाई है वो लीजिए, उसका रिस्पॉन्स आप ले लीजिए। ये आप भी चेक करो कि सही है कि नहीं सही है, मुझे नहीं पता। तो ये फीडबैक गया है। आप किसी को कोई सामान भेजते हो, पार्सल भेजते हो ना, तो उसको कॉल करके पूछते हो कि सर आपको पार्सल पार्सल मिल गया। मान लीजिए मुझसे कुछ मंगवाया, मैंने आपको भेजा, तो फिर आप फोन करके बताते हो कि आपका दिया हुआ सामान 100% ओके है और मुझे सही सलामत रिसीव हो चुका है। तो उसी को बोलते हैं फीडबैक। ये पावर आईसी फीडबैक लेती है हर एक लाइन का, मतलब जो कंट्रोल में लगे हुए हैं, बक कंट्रोल में लगे हुए हैं, हर एक लाइन का फीडबैक लेती है। किस तरीके से, देखना, जैसे कि वी प्रॉक है, ये वी प्रॉक, ये वोल्टेज आपका ये इस कॉइल पे बना, इस साइड से स्विचिंग हुई और आगे चला गया जहां भी जाना है। इसको भी कहाँ जाना वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए ग्राउंड भी जुड़ा हुआ, ग्राउंड भी साथ में जहां जाएगा तो अकेले नहीं जाएगी। जैसे इस साइड में निगेटिव आया था और पॉजिटिव इन हुआ था, वैसे यहाँ से भी निगेटिव पॉजिटिव ही आउट होंगे। बेशक वो ग्राउंड रहेगा और वहां भी ग्राउंड रहेगा, तो वो शील्ड से ले ले या इसके नीचे से ले ले, लेकिन इन्होंने दिखाया कि इसका ग्राउंड भी साथ में जाएगा जहां भी जाएगा। लेकिन ये जो है फीडबैक आपका वी प्रॉक फीडबैक, देखिए यहाँ पे ये वापस आ रहा है। तो ये जो बनाया है, जहां तक ये डिलीवर हुआ है, वहां से ये फिर वापस आके इस आईसी को बताएगा और इस पे सेम वोल्टेज चलेगा जो इस कॉइल के आउटपुट में रहा होगा। तो ये
आप बाहर नहीं चेक कर सकते हो भाई साहब। C2 बॉल पे है, अगर मैं इसको चेक कराऊं तो आप देखो ये C2 बॉल पे कहाँ पे आपको देखने को ये लाइन मिलेगी C2 बॉल पे, और कोई कैप वगैरह इस पे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। ए बी सी, और सी का 2 नंबर है ये आपका, ये देखना यहाँ से ये जुड़ के और यहाँ जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा है ये आपके इस जगह पे। तो ये लाइन आपकी फीडबैक की हुई, खाली एक बॉल पे इन्होंने दिया हुआ है। और ये कहाँ से, देखो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि यही लाइन इस कॉइल का आउटपुट थी। तो इन्होंने पहले जो बनाया, पहले अपना खुद चेक किया, टेस्ट किया, फिर उसके बाद बाहर भेज दिया। पहले इन्होंने चेक किया, ओके है, सही है, वहीं से वो उसी बॉल से जुड़ के सीपीयू में चला गया। तो जो भी ये बनाया कि देखिए इस साइड में स्विचिंग हो रही है, क्यों माइक का अरे ये क्या है, म्यूट करो, बीच में कैसे अनम्यूट हो गया। जहां से ये स्विचिंग हो रही है इस कॉइल में, दूसरी साइड पे भाई चेक करना आप, यहां से ये इसी के अंदर इन हो गया पावर आईसी के। पहले चेक हुआ, फीडबैक लिया इसने, फिर आगे सीपीयू को भेज दिया गया। तो ये जो लाइन थी आपकी बिटमैप से आप चेक कर सकते हो आराम से कि कौन सी लाइन कहाँ गई है। तो चलिए VS1 को पहले बताया था, तो VS1 को दिखा दूं कि वो कहाँ से निकला और कहाँ से गया। तो ये आपका VS1 है, और ये यहाँ से निकल करके आगे गया इस VS1 वाले पे, इस पे कर दें डबल टैप। डबल टैप करो या डबल क्लिक करो, तो जैसे डबल क्लिक करोगे ये इतनी जगह लाइन गई हुई है। अब कहाँ कहाँ गई है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, लेकिन अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं आप हो जाओगे कंफ्यूज। खाली आप बूट सीक्वेंस समझो कि ये कहाँ पे कॉइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, तो ये यहीं का अभी दिखा रहा है जहां जहां लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इसी आईसी के अंदर इन हुआ है, जो मैंने अभी बताया ना कि ये वहां से बना। और ये कौन सा नंबर दिख रहा है, MT6357 PS1 बनेगा, और इसी के अंदर इसके अलग एलडीओ बने हुए हैं, उनमें जाएगा अलग एलडीओ को प्रोड्यूस करने के लिए और एलडीओ को बनाने के लिए। इसी से टूट टूट के छोटे छोटे वोल्टेज बनेंगे। जैसे कोई उल्का पिंड टूटता है और आकाशगंगा में अलग हो जाता है, तो उससे अलग अलग जगह पे अलग अलग छोटे छोटे और बन जाते हैं, जो भी आप बोलो। उसी में से जैसे हमारी धरती बनी है, चांद बना है, सूरज बना, जो भी बना हो, उसी तरीके से यहाँ भी अलग टूट टूट के उसके कई हिस्से पावर आईसी करती है। कहने का मतलब वहां पे अलग अलग मॉसफेट लगे हैं, अलग अलग जो है सर्किट बने हैं स्टेप डाउन के, वो उस वोल्टेज को, बड़े वोल्टेज को छोटा कर कर करके, जो है जैसे एक आप लेके आओ तरबूज और छोटा छोटा काट काट के सबको बांटो, वैसे ही इसके भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके अंदर, उसको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है और अलग अलग सेक्शन में दिया जाता है। आप खाली ये समझो। तो ये VS1 जो बनेगा इसी पावर आईसी के अंदर इन होगा। भाई इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेटा शीट में हमने बताया था कि VS RAM अदर्स 0.8 वोल्ट मिलेगा आपको, इसको नोट कर लिया होगा। इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसको उठा के डाल देते हैं स्कीमेटिक में। ठीक है, स्कीमेटिक में नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा VS RAM अदर्स। देखना यहाँ पे कहाँ पे बनना है, इनके LDO सेक्शन में बनेगा ये वोल्टेज। ठीक है, लेकिन पहले उधर बनेगा VS1, फिर इनके एलडीओ से लाइन एक्टिव होगी, एलडीओ से, और ये डायरेक्टली कुछ कैप से टच हो करके कहाँ जाएगी, डबल क्लिक किया, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। देखना इनके अंदर जो सीपीयू के अंदर MT6762 सीपीयू के अंदर जो रैम के लिए एस रैम लिखा हुआ है, जो रैम का डिपार्टमेंट है जहां से रैम से कम्युनिकेट करेंगे, उस डिपार्टमेंट में देखो इस साइड में ये रैम के कम्युनिकेशन है। इधर से ये पावर आईसी से वोल्टेज लेगा और अपने सर्किट को ऑन करेगा, फिर रैम से बातचीत करेगा, तभी रैम को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, उससे कुछ लिखवा पाएगा, उसको कुछ समझा पाएगा। लेकिन पहले इसके अंदर का जो डिपार्टमेंट है एस रैम वाला, उसके वोल्टेज कौन देगी, पावर आईसी देगी। ठीक है, और ये वोल्टेज इसमें कई जगह पे जाके इन हुआ है इस आपके सीपीयू के अंदर। तो जो मैंने यहाँ पे बहुत सारी बॉल बनाई हैं, ये बहुत सारी बॉल जो VS रैम में जैसे एक बनाई है, और भी होनी चाहिए, अगर छूट गया है तो हो सकता है कि जल्दबाजी में बना हो। तो आप ये चीज समझना कि जैसे इन सब चीजों के बहुत सारे बॉल बनाए हैं, तो ये वोल्टेजेस जाके अलग अलग इसके अंदर भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि भाई आपको 0.8 चाहिए, तो एक आप मुझसे इधर के लिए ले लो, एक इधर के लिए ले लो, एक इधर के लिए ले लो। तो यहाँ डब्बे के डब्बे बने हुए हैं, सब पे सर्किट बंधा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है अंदर पैकेज में।
जैसे उन्हीं को मैं खोल खोल के फैला दूं तो 3-4 जो है मदरबोर्ड के बराबर की जगह हो जाएगी। इसलिए मदरबोर्ड को किसी को छोटा करने के लिए उन्होंने सारा इसी के अंदर पैकेज के फॉर्म में फिट कर दिया है। तो अलग अलग जगह से वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो वी एस रैम अदर्स में कैप लगा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ये लाइन आपकी डायरेक्टली सीपीयू से पैड टू पैड जा रही है। अब कैसे चेक करें, मान लीजिए इसको बिटमैप में मुझे देखना है, तो बिटमैप में C1220 इसको उठा लो, कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इधर डाल दो। इधर आपको सीधा एक एक पैड एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। जैसे ही ये क्लिक किया तो आप देखना कि हमारा ट्रिगर जो है वो ट्रिगर कहाँ पे पहुंचा है। एक मिनट, ट्रिगर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये देखो यहाँ पे आया है, ठीक है, ये वाला निशान, और इस पे क्लिक किया तो आप देखना कि ये जो है इधर से इतने कैप पे आके टच हुआ, और टच होने के बाद सीधा आपकी सीपीयू के अंदर इतने बॉल पे ये जो है जा करके इन हो गया, ठीक है। तो ये वी एस रैम अदर्स की लाइन है। अगर यहाँ पे भी शॉर्टिंग आई ना तो आपकी वी एस वन तुरंत बनना बंद हो जाएगी, वो ड्रॉप करेगी, और ड्रॉप करने के बाद 0.30 तक का वोल्टेज वहां पे आपको देखने को मिलेगा इस VS1 वाले कॉइल पे। तो अब उसके बाद आपका ये वी कोर और वी मॉडम जो मैंने वहां पे दिखाया है, 2 कॉइल के बाद आपका फिर सीक्वेंस चालू होगा। यहाँ पे आते हैं और वी कोर आपको दिखा दूं, वी कोर अभी नहीं दिखाया है, इसको वापस चलते हैं, यहाँ चलते हैं। एलडीओ में बना था, और लेकिन हमें एलडीओ पे नहीं, अब उसके बाद वी कोर और वी मॉडम 2 कॉइल आपकी बनेंगी बक कंट्रोल में। बक कंट्रोल यानी जहाँ पे हमारा कॉइल वाला सेक्शन है उसको हम बोलते हैं बक कंट्रोल। उसके बाद वी कोर बनेगा। इस पे आते हैं स्कीमेटिक पे, और स्कीमेटिक पे जाने के बाद पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा एक कॉइल ये लगी हुई है वी कोर की, और दूसरी ये कॉइल लगी है मॉडम की, और ये दोनों कॉइल वोल्टेजेस दे रही हैं सीपीयू को डीवीडीडी कोर और डीवीडीडी मॉडम। कहने का मतलब ड्रेन वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, और ड्रेन वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। कहने का मतलब एक साइड पे मॉसफेट के ड्रेन से निकला, और दूसरी साइड में पावर सीपीयू के अंदर जो मॉसफेट लगा है उसकी ड्रेन पे जाके इन हो गया। तो ये सब मॉसफेट का खेल चल रहा है, और दोनों साइड से स्विचिंग करा के, मतलब एज ए स्विच यूज कर रहे हैं, जो भी करें रेगुलेटर सर्किट बना के यूज कर रहे हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन इनकी कोडिंग का मतलब ये होता है कि ड्रेन वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन जा रहा है, ऐसे इनका फुल फॉर्म होता है। लेकिन आप ना रटो, वो जरूरी नहीं है। आप जरूरी ये है, आप इसको समझो कि वो वी कोर का एक डिफॉल्ट वोल्टेज है 0.8 वोल्ट, और वो जाता है हमारे सीपीयू को, और वी मॉडम वोल्टेज एक बनाता है 0.8 वोल्ट, वो भी जाता है हमारे सीपीयू को। और अगर हमारा फोन डेड है तो इन वोल्टेजेस को बनना चाहिए। अगर इस वोल्टेजेस में से कोई एक वोल्टेज की लाइन शॉर्ट कर जाए, कॉइल टूट जाए, तो हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगा, और सीपीयू ऑन नहीं होगा तो हमारे बक कंट्रोल सेक्शन में फ्लक्चुएट आएगा, मतलब अप डाउन करके आएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं इसके बाद। अब देखना यहाँ पे बूट सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ है डेटा शीट पे, VS2। देखिए VS1 है इतना, सॉरी, यहाँ पे हाँ मॉडम के बाद आया है एक्सटर्नल PMIC इनेबल, ठीक है। फिर VS2 तो इसमें नहीं बनता है, ठीक है, वो समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे VS2 IC को इंक्लूड किया है, हमने शामिल किया है, क्यों? क्योंकि आप बूट सीक्वेंस को समझो, वो यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन बनेगा, अगर नहीं बनेगा तब प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे वी मॉडम के बाद एक लाइन एक्टिव करता है पावर आईसी, और उस नाम का उस लाइन का नाम है EXT PMIC EN2। इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल PMIC इनेबल टू, ठीक है। एक्सटर्नल PMIC इनेबल टू EXT PMIC EN2। अभी इस लाइन का वोल्टेज भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना आता है और कहाँ के लिए बनता है। तो इसको कॉपी करके हम स्कीमेटिक में डाल दें, ठीक है, स्कीमेटिक में, और अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आ जाओ इधर वापस। तो इनकी इस लाइन को एक्टिव करने का रीजन क्या था, आखिर ये लाइन एक्टिव क्यों हुई? तो आपके मदरबोर्ड में एक आईसी लगी होती है, किसी किसी फोन में वो नहीं भी होती है, ठीक है? अभी लास्ट में सवाल पूछोगे कि मैंने ये वाला फोन बनाया था सर, उसमें तो ये वाली आईसी ही नहीं लगी थी। तो वो किसी किसी फोन में नहीं होती है, तो उसकी जगह क्या जुगाड़ करते हैं वो बाद में जवाब मिलेगा उसका भी, ठीक है। VS2
8 लेग की आईसी है आपकी। अब 8 लेग की आईसी दिखा दूं सबसे पहले कहाँ लगी हुई है और कैसे आप इसको फाइंड करोगे। ये आईसी की बात जो मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे लगी हुई है 9A में। दूसरे फोन्स में कहीं लोकेशन चेंज भी हो सकती है, ठीक है। ये वाली आईसी इसको बोलते हैं VS2। अब इसका आउटपुट भी अभी मैं आपको लिखा दूंगा। ये आईसी 8 लेग की है, 8 टांग की आईसी होती है, ठीक है। इस आईसी को फिर से बता दूं VS2 बोलते हैं और इसके पास में एक कॉइल भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखना आप, एक कॉइल भी लगा हुआ है, बक कॉइल। तो इस कॉइल पे वोल्टेज बनाएगी तो इस कॉइल पे वोल्टेज छोड़ेगी। अब ये एक टाइप का एलडीओ है, जो कि जैसे ये आपके कॉइल लगे हुए ना, तो इनके सर्किट जैसे 8 लेग की आईसी, तो ये 8 लेग की आईसी इस पावर आईसी के अंदर फिट है। इस VS1 की आईसी समझो इस जो भी सर्किट इसके अंदर है ना आईसी के अंदर, वही सेम सर्किट इस पावर आईसी के अंदर फिट है। लेकिन अब इस पावर आईसी की जगह कम थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसकी क्षमता नहीं थी, तो ये वाला एलडीओ बाहर किया। उन्होंने कहा कि ये एलडीओ इसके अंदर नहीं जगह बनी, अब बची नहीं है, तो अब इसको बाहर फिट करेंगे। तो इन्होंने VS2 के नाम से इसको बाहर फिट कर दिया। और इस VS2 का वोल्टेज जो आउटपुट होता है, जैसे यहाँ पे 0.8 वोल्ट है, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 2.05 है, वैसे ही इसका वोल्टेज जो होता है आउटपुट होता है 1.4 वोल्ट होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो कि VS2 जो बनेगा वो 1.3 से लेके 1.4 तक इसका डिफॉल्ट वोल्टेज जो है वो 1.4 अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन अगर 1.3 भी मिल जा रहा है आपको तो वो ओके है, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखो। तो 8 लेग की आईसी को हम VS2 बोलेंगे। अब इस आईसी के इनपुट क्या क्या है, इसको कौन कौन सी जरूरत चाहिए तब ये एक्टिव होगी। तो एक चीज समझना कि जो आपका V सिस्टम वोल्टेज था, जो कि चार्जिंग आईसी बना रही थी, वो जाएगी निकल करके इसके 7 नंबर पिन पे, ठीक है। इसकी एक खुराक है, वो है V6 वोल्टेज, बीपीएच वोल्टेज आप बोल लो, ठीक है। जो 3.7 से लेकर के 4.2 तक बनता है वो जाएगा 7 नंबर पिन पे। फिर यहीं से इस आईसी को ऑन करने के लिए इनेबल वोल्टेज चाहिए, एक EN वोल्टेज होता है VS1, जो कि आपकी यहाँ से बन रहा, जो आपका हायर एलडीओ बनता है ना, बनने के बाद इसी आईसी के अंदर, पावर आईसी के अंदर भी चला जाता है। वही आईसी, वही वोल्टेज आपका दौड़ करके यहाँ से निकल करके वो दौड़ करके इस आईसी का इनेबल बन जाता है, ठीक है। इस आईसी को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज बनता है, इस आईसी के 1 नंबर वॉल पे चला जाता है। फिर अगला वोल्टेज जो बनेगा, जो ये आईसी प्रोड्यूस करेगी, उसको बोलते हैं VS2 1.4 वोल्ट। जो ये आईसी बना के आउटपुट पे डालेगी, वो क्या होगा कि एक साइड कॉइल लगी है, इस साइड में स्विचिंग होगी और दूसरी साइड में ये आउट करेगी इस वोल्टेज को, और वो वोल्टेज होगा 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, ठीक है। तो VS2 का आउटपुट का वोल्टेज है 1.4 और एक कॉइल में एक सिरे पर आपको मिलना चाहिए। और ये वोल्टेज बना और कहाँ गया, इसको भी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये चीज देखने को मिलेगी, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, आप देखना। तो ये 2 रजिस्टर क्या है कि ये बना हुआ है डिवाइडर सर्किट। तो ये जो कॉइल आपकी ये VS1 बनाएगी 1.4 वोल्ट, ये बनाएगी तो इसको चेक भी करेगी, जैसे इसको भी फीडबैक चाहिए। तो मैंने बताया कि हर एक वोल्टेज जो बनेगा वो वापस से पावर आईसी के अंदर जाके किसी वॉल से टकराएगा, ये जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और फिर आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करेगी कि नमक सही है, मिर्ची सही है, तब आगे देगी किसी को, भैया आप चेक कर लो, आप तब आपको डिलीवर करेगी। वैसे ही सेम सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो इसका फीडबैक है वो 2 नंबर पिन पे है। तो ये इस वोल्टेज को अपने अंदर दोबारा से इन करेगी फॉर फीडबैक, फीडबैक लेने के लिए। फिर आगे बढ़ेगा ये वोल्टेज, और देखना इसको जो है इस आईसी को चेक करने के लिए 8 नंबर पिन पे टीपी दिया हुआ है, ये टीपी। तो इस टीपी पे आप वोल्टेज चेक करके भी ये चीज कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे 1.2 से लेकर के 1.4 तक वोल्टेज इस टीपी पे आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अगर वोल्टेज फाइंड कर पा रहे हो तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि ये जो है आईसी आपकी ओके कंडीशन में है, फिर आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में आपको इसकी सारी पिन का बता दूं कि 3 नंबर और 5 नंबर इस आईसी का ग्राउंड होता है। 3 नंबर 5 नंबर आईसी का ग्राउंड है, और बचा 4 नंबर, तो ये यहाँ से इसका भी फीडबैक लेती है 4 नंबर। जो एक पूरा पूरा 1.4 बन रहा है ना, ये भी फीडबैक के फॉर्म में यहाँ पे वापस जाएगा इसके 4 नंबर पिन पे।
ध्यान से समझना। अभी मैं BS2 का आगे फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। अभी बार अभी क्लास जब जब यही पावर आईसी की कल की परसों की फिर से होगी, वहां पे BS2 और जो छोटी आईसी है इसके साथ में जो काम कर रहे हैं जुड़ जुड़ के, तो दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप ये समझना कि एट में इसका इनपुट क्या है, इसका लिखो यस यस 8 नंबर पे आएगा, यस 1 नंबर पे आएगा, आप जाते तो वोल्टेज करके ये अपनी 6 नंबर बनाएगी और बनाने के बाद आगे जहाँ से भेजना तो भेजेगी। अभी दिखाऊंगा कहाँ पे जाता है, लेकिन ये आपका जो है इसी वोल्टेज में गाइड से एक बार जिसका नंबर है वो वहाँ पे फ्लैग लेगी, जो आउटपुट तक आपका 1.4 है उसका भी आपका फीडबैक जाएगा आप 4 नंबर पे। तो जिस 4 नंबर पे आपका 1.4 वोल्टेज भी दिखेगा, जो कि यहाँ पे मोबाइल पे दिखेगा। अब ये वोल्टेज जो बना है BS2, ये बनता किस लिए है, इसको बनाना है, इसका आउटपुट 1.4 वोल्ट इसलिए बना के इसको बनाया है आपका एक आई और लगी हुई है आपके मदरबोर्ड पे, जिससे आपने पढ़ा होगा कि आपका आपने पढ़ा होगा कि ये 8 छोटी आईसी के लिए बनाया गया है 1.4, और ये कहीं और भी जाता है, अगर कहीं जाता है, अगर कहीं गया है तो आगे एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा आपका अगर 1.4 आना है। लेकिन यहाँ पे इसलिए हेडफोन को ऑन करने के लिए, चलाने के लिए पावर आईसी के सेक्शन में आपके ये 2 एलईडी सामने हैं, एक आपका BS2 इसका आउटपुट है 1.4, एक और बाहर एलईडी बना रहा है। पावर आईसी में जगह ना होने की वजह से या इनकी क्षमता नहीं है पावर आईसी में कि ये दो काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एलईडी को बाहर लगाया गया, एक BS2 हो गया, एलईडी हो गया, इसका आउटपुट वोल्टेज है 1.2। इसके पास कोई फाइल देखने को नहीं मिली, यहाँ पे आपको फाइल मिल रही है, लेकिन यहाँ पे फाइल नहीं मिल रहा है। ये फाइल ये जो है एक छोटा सा वोल्टेज प्लस कर रही है, वोल्टेज आई है, और ये 12 इसके नाम में ही इसका वोल्टेज लिखा हुआ है। तो जो वोल्ट लिखा है एक्चुअली में 1.2 वोल्ट है। ठीक है, ये वोल्टेज 6 आईसी बना रही है। अब 6 आईसी की दो इनपुट है, एक आपका BS2 जो 1.4 है वो आ रहा है 8 वोल्ट पे। ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं इस बड़े आगे की क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसी की बहुत सारी चीजें जो आज छूट जाएंगे, लेकिन आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो एक वोल्ट पे आएगा BS2 और फिर उसका जो है सी वोल्ट पे आएगा, जैसे इसके अंदर आपका CPS पे आया है, इसके अंदर BS2 के अंदर सेम आपका आउट करके यहाँ पे वोल्ट पे अपनी सिस्टम बढ़ जाएगा, मतलब जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक लाइन और यहाँ से आएगी और वो N5 का पावर आईसी वॉल से आउट होगी, एक्सटर्नल PMIC EN2 इनेबल 2 की लाइन होगी, और भाई साहब ये आपकी इन होगी इसी जो है ये B2 वाली बॉल पे। अभी जिस लाइन को मैंने बूट सीक्वेंस पे दिखाया था, पूरी कहानी रची गई है। जब ये लाइन एक्टिव होगी तो इतने सारे खेल होंगे। एक्चुअली में ये लाइन वहां पे लिखी गई है इनके लिए, VA12। अब ये इस लाइन पे एक वोल्टेज आएगा, सॉरी इस लाइन पे एक वोल्टेज आएगा, और उस वोल्टेज को नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट चीज है, 4.0102 ऐसे वोल्टेज इस लाइन पे रहेंगे। ये पावर आईसी अगर इस VA12 वाली आईसी को वोल्टेज नहीं देगी, ये वाली लाइन बहुत बार मैंने चेक किया, अधिकतर खराब हो जाती है, इंटरनली जल जाती है, वाटर डैमेज में तो बहुत बार मिलता है। जब ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी तो ये आपकी जो ये छोटी सी आईसी लगी हुई है ना, ये क्या करेगी, एक वोल्टेज बनाती है, और ये वोल्टेज आपके सीपीयू में इस तरीके से, जो आपकी स्क्रीन पे एनिमेशन दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पे बॉल पे जा करके जुड़ेगा। ठीक है,
ऐसे ऐसे बॉल पे जाकर के VA12 इसका नाम है, 1.2 वोल्ट होता है, बाहर कैप लगे हैं, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। और CPU के अंदर इस तरीके से ये इन होता है 1.2 वोल्ट। अगर ये 1.2 वोल्ट CPU को नहीं मिला तो आपके फोन में बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आएगा। 100% बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और यहाँ पे भी ये फीडबैक के रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर। इन्होंने अपना जो 1.2 वोल्ट बनाया है वो B1 बॉल से जो है लिया हुआ है, रिसीव किया है। और यहाँ पे जो है एक साइड में रजिस्टर लगा है जिसपे वोल्टेज आएगा, और 1.2 उसको कम करके इन्होंने अपने अंदर B1 बॉल पे इन किया। बहुत छोटा छोटा लिखा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको भी दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब और अच्छे से आपके दिमाग में आएगा। अब खाली अभी यहाँ ये समझो कि जो एक्सटर्नल हमारे बूट सीक्वेंस का हिस्सा थे, जिसको हमें चेक करना है, जो बूट सीक्वेंस में इन्होंने लाइन को एक्सप्लेन किया, ना कि वहां पे VS2 एक्सप्लेन किया गया, ना कि वहां पे VA12, क्योंकि ये आईसी के बाहर बन रहा है। लेकिन ये लाइन आपके आईसी के अंदर एक्टिव हो रही है, तो क्यों एक्टिव हुई? क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम बनाना था, एक एलडीओ जो कि पावर आईसी, आगे की जो पावर आईसी हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, उनमें ये वोल्टेज खुद ब खुद पावर आईसी ही बना देती है। वहां पे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये बाहर खत्म करके इसी के अंदर पावर आईसी के अंदर फिट कर दिया। लेकिन 6357 सीआरवी के साथ ऐसा नहीं है, 6357 सीआरवी एमआरवी में ऐसा नहीं है, उसमें ये चीज आपको बाहर देखने को मिलेगी, और ये VS2 भी आपका बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है, VS2 वोल्टेज होगा 1.2, आउट कराना है और सीपीयू को देना है, इसकी जरूरत का वोल्टेज है सीपीयू का। और अगर ये यहाँ पे नहीं गया तो बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगा। और बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन आखिर आता क्यों है, हम इस पर भी बात करेंगे कि वो बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों आता है, किस किस कंडीशन में आएगा और कब कब आएगा। तो अभी एक्सटर्नल PMIC EN